ये कई दशक पहले की बात है, जब मैं अभी भी एक छोटा सा बच्चा और स्कूल का स्टूडेंट था। उन दिनों की कल्पना करें, कोई स्मार्टफ़ोन नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, यहाँ तक कि सीडी और डीवीडी भी नहीं। ये एक ऐसा समय था, जब मनोरंजन के लिए किसी भी तरह के वीडियो देखने का मतलब था सिनेमा जाना। खास तौर पर अगर आप भारत के छोटे शहर में रहने वाले एक यंगस्टर थे। मैं दक्षिणी भारत के पूर्वी तट के पास एक छोटे धूल भरे शहर में रहता था, जहां पर सड़कें भी अभी पक्की नहीं बनी थी। हम रेलवे लाइन के करीब एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। इस रेलवे लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह शहर को लगभग दो हिस्सों में डिवाइड करती थी। पुराना बसा शहर, जहां मैं रहता था, उसका अधिकांश हिस्सा रेलवे लाइन के पश्चिम में था, जबकि कुछ नए विकास और कंस्ट्रक्शंस पूर्वी तरफ हो रहे थे। बचपन में हम शहर के पूर्वी हिस्से में बने नए थिएटर्स में फिल्मों के लगने का इंतजार करते थे। उस समय मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे, इसीलिए शहर में फिल्मों का लगना विशेष बात थी। मैं जो फिल्म देखना चाहता था, वो एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। ये उस समय की एक बेहद लोकप्रिय फिल्म रही थी। इस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। जल्द ही विजय महल नाम के एक थिएटर में फिल्म रिलीज हुई, और विजय महल थिएटर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ, मतलब पूर्वी तरफ था। किसी कारण से, मुझे अब कारण बिल्कुल ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने देर रात का शो देखने का फैसला किया, जो आमतौर पर रात को 10 बजे शुरू होता था और रात, या फिर कह सकते हैं सुबह लगभग 1 बजे तक चलता था। घर पर कुछ रोक टोक के बावजूद मुझे परिवार से जाने की अनुमति मिल गई। उन दिनों अगर हमें फिल्म देखनी होती थी तो पहले से टिकट लेनी पड़ती थी। मैंने लगभग 3 से 4 दिन पहले टिकट ले ली और फिल्म लगने वाले दिन का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया और रात का खाना जल्दी खाने के बाद मैं रोमांच से भर चुका था। भारी उत्साह के साथ मैं थिएटर पहुंचा और फिल्म देखने बैठ गया। मैं मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहा और लड़ाई, गाने और सभी अनोखी चीजों का पूरा आनंद लेने लगा। अब आपको कैसे समझाऊं, उस जमाने में थिएटर में फिल्म देखने का क्या रोमांच था। आखिरकार फिल्म लगभग 1 बजे खत्म हुई। देर रात का शो देखने आए सभी लोग अपने अपने अलग अलग रास्तों पर चले गए, जहां भी उन्हें जाना था। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो रोमांचित और अपनी ही दुनिया में था। जैसे जैसे मैं वापस अपने घर के लिए जा रहा था, मैं अपनी काल्पनिक दुनिया और युवा दिमाग में फिल्मों में देखे सीन्स को फिर से याद कर रहा था। रेलवे लाइंस के साथ आगे थिएटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रेलवे फाटक था, जहां से सारा ट्रैफिक शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता था। लेकिन रात के 1 बज रहे थे और पूरा शहर गहरी नींद में था। ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं था। सड़क के किनारे की झाड़ियों से झींगुरों की आवाज के अलावा सब कुछ बिल्कुल शांत था। अगर मैं फाटक पार करता तो मुझे पहले फाटक पार करना पड़ता और फिर दाएं बाएं सड़क पर चलकर अपने घर तक पहुंचना होता। इतनी रात को ना तो ट्रैफिक था, न कोई देखने और रोकने टोकने वाला। फाटक से पटरी पार करने के बजाय मैंने एक शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं फाटक सड़क से पार करने के बजाय पटरियों के बगल में कुछ दूर तक चलने वाला था और फिर पटरियों को पार कर सीधा उस सड़क पर पहुंचने वाला था जो मेरे घर की तरफ सीधी जाती थी। उस रात की मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मेरे साथ आगे जो कुछ भी हुआ, उसका कारण मेरी इसी गलती को कहा जा सकता है। थोड़ी देर में मैं कांटेदार झाड़ियों को पार कर गया, जो रेलवे लाइंस के चारों ओर कमजोर बाधाओं के रूप में लगाई गई थी। जैसे जैसे मैं पटरियों के पास आया, झींगुर भी चुप होते जा रहे थे। रेल की पटरियां जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर थी और उसके दोनों तरफ बजरी थी, जिसमें मिट्टी, कंकड़ और पत्थर मिले हुए थे। मतलब मुझे अब इन पत्थरों और कंकड़ों भरी बजरी पर ऊपर चढ़कर पहले पटरी पर चढ़ना था और फिर उस पार उतरना भी था।
मेरे दाहिने ओर बहुत दूरी पर मैं अभी भी रेलवे फाटक के चारों ओर लगी मंद रोशनी को देख सकता था। मैं जहां था वहां से मैं बजरी पर चढ़ता हुआ ऊपर पटरियों पर पहुंच गया। काफी अंधेरा था, लेकिन मैं डरा नहीं था। असल में मैं तो अपने आसपास के बारे में सचेत भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी ही फिल्मी दुनिया में खोया था। धीरे धीरे चलते हुए मैं पटरियों के बीच पहुंचने लगा। मैंने अपना पैर पटरियों के अंदर रखा और चलते हुए उनके बीच में पहुंच गया। पटरियों को पार करते हुए किसी नर्म चीज ने मेरे पैरों को छुआ। मैंने नीचे देखा, लेकिन मुझे नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि मैं अपने पैरों को भी नहीं देख पा रहा था। अंधेरा घना था और वो समय ऐसा भी नहीं था कि मोबाइल फोन हर किसी के पास हो और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी कर सके। आसमान में चांद भी नहीं था और बामुश्किल ही कोई तारों की रोशनी थी। अगर मैं फिल्म की वजह से इतना उत्साहित नहीं होता तो पक्का टॉर्च लेकर आता, लेकिन फिल्म देखने के रोमांच में मुझे टॉर्च साथ रखने की याद ही नहीं रही। अपने पैर से किसी अनजान चीज के छुए जाने के बाद अब मैं धीरे धीरे अपनी फिल्मी दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ रहा था। नीचे क्या था? अपने विचलित मन में मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे एक काम किया। मेरे पैरों को छूने वाली ये क्या चीज थी, ये जानने के लिए मैं जमीन के करीब झुका और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, जो कुछ भी मुझे छू रहा था उसे छूने के लिए। अब मेरे हाथ, मेरी उंगलियां उस चीज को छू रही थी। कुछ पल और बीत गए। धीरे धीरे मैं अपनी फिल्मी विचारों से बाहर आने लगा। अब मैं अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने लगा और सचेत हो गया। अंधेरे के प्रति सचेत, झींगुरों की आवाज के प्रति सचेत, जिसने फिर से रात के सन्नाटे को अपने नाम कर लिया था। साधारण चप्पलों में अपने खुले पैरों के प्रति सचेत, इस बात के प्रति सचेत कि मेरा चेहरा जमीन से कुछ ही इंच या मुश्किल से 1 फीट की दूरी पर था और लगभग मिट्टी को सूंघ रहा था। और फिर मैंने देखा कि मेरा हाथ, मेरी उंगलियां क्या पकड़ रही थी। ये बाल थे, मुलायम, लंबे, बेजान, गीले। मैं एक इंसान के सिर को देख रहा था, एक महिला के सिर को। मैं वहां खड़ा था जहां उसका शरीर होना चाहिए था। मैंने क्या पकड़ा हुआ है ये मुझे धीरे धीरे समझ आया, बहुत बहुत धीरे। मैंने बालों को छोड़ा और तुरंत खड़ा हो गया। मैं कुछ कदम पीछे हट गया, सावधानी से, जानबूझकर, चुपचाप। मैं उससे दूर जाने लगा। अब बिल्कुल धीरे धीरे मैं उस पार उतरने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं उतरते हुए बजरी पर ना फिसलूं। एक बार में एक कदम, एक बार में एक सांस। जो कुछ भी मैंने अभी अभी छुआ और जो कुछ भी अभी अभी मैंने अनुभव किया, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। मैं बजरी से लगभग उतर ही चुका था कि मुझे पीछे से आवाज आई। ऐसे मुझसे आधा मिलकर क्यों जा रहे हो? पूरी तरह नहीं मिलोगे। इस आवाज के बाद मुझे रात के सन्नाटे में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भाग रहा हो, और वो आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे वो मेरी ही तरफ आ रहा हो। मैं अपना सिर घुमाए बिना दूसरी ओर नीचे उतरा। मेरी पीठ में सिहरन सी हो रही थी, जैसे मुझे पूरी आशंका थी कि कोई अभी मुझे पीछे से छुएगा, जैसे कि मुझे एक जोड़ी आंखें देख रही हूं। क्या होगा अगर कोई सिरहीन शरीर अचानक लुढ़क कर मेरे सामने आए और मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश करे? मेरा दिमाग इन सब डरावने ख्यालों को बार बार ला रहा था, लेकिन फिलहाल मुझे अब बस भागना था। जल्द ही मैं फिर से झाड़ियों के बीच चल रहा था। इस बार मैं सावधान नहीं था। मैंने कांटों को मुझे खरोंचते हुए नहीं देखा। मैंने अपने खुले हुए तलवों और घुटनों पर कांटों के द्वारा बनाए गए जख्म और उनसे निकलने वाले खून और उन पर होती जलन को भी महसूस नहीं किया। मुझे भागते रहना था और मैंने वही किया। अंत में मैं दूसरी तरफ था, उस सड़क पर
जो पटरी के साथ साथ चलती थी और फिर उससे दूर चली जाती थी मेरे घर की तरफ। एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होकर और उससे निकलने वाली मध्यम रोशनी में मैंने अपने पैरों की ओर देखा। मेरे पैर चोटिल थे, उनसे खून निकल रहा था, लेकिन उन्हें अब कुछ भी नहीं छू रहा था। मैं अपने हाथों को नहीं देखना चाहता था क्योंकि मेरे हाथों में कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था और मुझे ये बात जानने में कोई उत्सुकता नहीं थी कि मेरे हाथ पर क्या लगा है। मैं बस सब कुछ पीछे छोड़कर घर जाना चाहता था। फिर मैंने और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जितना हो सके बिना आवाज के, ताकि इस रात में मैं और भी मरे हुए लोगों को ना जगाऊं। एक दिन के बाद एक छोटे से प्रसार वाले लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्र ने एक महिला के बारे में खबर छापी जिसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कोई नहीं जानता था कि किस हताशा, किस निराशा ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। खबर में यह भी लिखा था कि ट्रेन से कटने के बाद उसका सिर पटरियों के बीच में और बाकी का शरीर पटरियों के एक तरफ जा गिरा, उस तरफ जो मेरे घर के पास था। मैंने इस बारे में लंबे समय तक किसी से बात करने की हिम्मत नहीं की, निश्चित रूप से अपने परिवार से भी नहीं। मैं उस रात को ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन मुझे बुखार नहीं आया, ना ही कोई सदमा लगा। मैं बाहर से सामान्य था, पर काफी समय लगा मुझे इस बात पर विश्वास करने में कि अंधेरा सिर्फ अंधेरा है और अंधेरे में गीले बालों और घूरती आंखों वाला कोई भी नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत सी डरावनी कहानियां पढ़ी और सुनी हैं, लेकिन इस कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया और ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे एक कलीग के साथ हुई थी। एक देर रात को वो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर जयपुर से दिल्ली जा रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं कि रात के समय किसी भी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ना के बराबर होता है और इसलिए कार हो या बाइक बड़ी ही सफाई से तेजी से चलती है। ऐसी ही खाली सड़क पर वो बाइक चल रही थी और मेरा कलीग पीछे बैठा था। कुछ देर बाद बाइक का ड्राइवर, जो मेरे कलीग का दोस्त था, उसने साइड मिरर से पीछे देखा तो उसने पाया कि उसका दोस्त अपने सिर को बाईं तरफ पूरी तरह घुमाकर कुछ देख रहा था। मतलब वो बिल्कुल 90 डिग्रीज घूमकर अपनी बाईं तरफ ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा भी डर से सफेद हो चुका था। ड्राइवर ने आराम से ही पूछा कि क्या हो गया। मेरे कलीग ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उलझन और घबराहट में वो 10-15 मिनट तक चुपचाप चलते रहे। थोड़ा आगे चलने पर जब एक मंदिर आया तो उसने वहां पर बाइक रुकवाई। रात में भी वो मंदिर रोशन था। मेरा कलीग सीधा मंदिर की ओर भागकर जाने लगा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा, क्या तुमने उसे देखा? उसका सफेद और डरा हुआ चेहरा ही जवाब देने के लिए काफी था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें मंदिर में जाकर प्रार्थना करने और फिर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहा। जैसा उस बूढ़े ने कहा उन्होंने वैसा ही किया और आगे बढ़ गए। सुबह जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तभी मेरे कलीग ने हिम्मत करके बताया कि उन्होंने रात को क्या देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने दुल्हन के रूप में सजी एक महिला को उनकी मोटरसाइकिल के साथ दौड़ते हुए देखा था। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो बाइक की स्पीड के साथ कैसे दौड़ सकती है। फिर तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो इंसान नहीं थी। वो इस बात की आशंका से स्तब्ध रह गए थे कि वो और क्या क्या कर सकती है, और वो उसके भावहीन चेहरे और निर्जीव आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने रात को जैसे ही मंदिर और मंदिर में रोशनी देखी, उन्होंने वहां बाइक रोकने के लिए कहा और वहीं पर रुक गए। कल्पना कीजिए, 10 मिनट या उससे अधिक समय तक वो बाइक पर पीछे बैठे हुए एक चुड़ैल को भागते हुए देख रहे थे और इस पूरे समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये कहानी आत्माओं की उपस्थिति में मेरे विश्वास को मजबूत करती है, क्योंकि ऐसा मेरे ही एक परिचित के साथ हुआ था। जब भी मैं किसी बुरी स्थिति में होता हूं तो ये विचार मेरी कल्पना को जगा देता है।
ये कहानी 2000 के दशक के स्टार्ट की है। एक अमीर बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ बेंगलोर में रहता था। वो अपने बिजनेस के चलते भारत के अलग अलग राज्यों की यात्रा करता था। शायद वो अपना बिजनेस और बिजनेस की शाखाएं बढ़ाना चाहता था। वो हमारे शहर में भी किसी काम के चलते आया और उसे जल्द ही पता चला कि यहाँ इस शहर में उसे कम से कम 2 से 3 साल रहना पड़ सकता है। इस बात की पूरी संभावना थी कि ये समय 3 साल से अधिक भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने वहां एक घर बनाने और कुछ साल रहने का फैसला किया, जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। ऊपर से यहाँ एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता, क्योंकि यहाँ उस समय कुछ जमीनों की कीमत काफी कम थी। लेकिन उस जमीन की असली कीमत क्या थी, ये उन्हें बाद में समझ आने वाला था। उन्होंने हमारे घर के ही पास में एक जमीन खरीदी और एक घर बनवाना शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मिट्टी और रेत एक दूसरी जमीन से खरीदी गई थी, जो कि एक कब्रिस्तान से जुड़ी हुई थी। जब मिट्टी और रेत लाई जा रही थी, तब इस कब्रिस्तान की मिट्टी भी उसमें शामिल हो गई। लोगों का कहना है कि घर बनने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी को घर की छत से कुछ डरावनी आवाजें और परछाइयां घूमती हुई दिखाई और सुनाई देती। उसकी पत्नी ने इन घटनाओं के बारे में अपने पति और अपने अगल बगल के कुछ पड़ोसियों को भी बताया, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये सब किसी प्रकार का भ्रम या फिर शायद कल्पना है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को कुछ काम के चलते कुछ दिनों के लिए फिर से बेंगलोर जाना पड़ा, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगले दिन से घर में हो रही घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई और बड़े बड़े मोड़ लेने लगी। सुबह उठने के बाद उसकी पत्नी का बिस्तर सोने से पहले की दिशा से अलग दिशा में होता। उसे घर के दूसरे कमरे में लोगों की बात करने की आवाजें आती। एक दो बार उसने चुपके से वो बातें सुनी भी, और वो उसको घर में अकेले होने पर मारने की बात करते थे। लेकिन जब भी वो कमरे में प्रवेश करती तो वहां पर कोई नहीं होता। वो दिन ब दिन घबराती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने पास के किसी किराए के घर में रहने का फैसला किया, लेकिन उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई। किराए के घर पहुंचने के 2 दिन बाद उसे याद आया कि वो अपना कुछ जरूरी सामान लाना भूल गई थी, और ये सामान मार्केट से भी नहीं खरीदा जा सकता था। उसने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को कुछ समय के लिए देखने के लिए कहा और अपने घर चली गई। ये उसकी आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि वो फिर वहां से वापस आई ही नहीं। उनके घर में जो भी था, या कहूं कि जितनी भी बलाएं थी, उन्हें भी जैसे समझ में आ गया था कि अगर ये घर से फिर से गई तो उन्हें अकेले में शायद ना मिले। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। काफी देर हो जाने के बाद उसके पड़ोसी को उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि वो घंटों से वापस नहीं लौटी थी। उस पड़ोसी ने पहले उनके घर के बाहर जाकर आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद था। उस पड़ोसी ने फिर उसके पति को ही फोन लगाया और उसे सारी बातें बताई। उसके पति ने उनसे कहा कि वे तुरंत दरवाजा तोड़कर उनके घर में जाएं और उसे ढूंढें। कुछ और पड़ोसियों को इकट्ठा करने के बाद जब वे घर में दाखिल हुए तो महिला एक कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। ये खबर मिलने के बाद उसका पति टूट गया। वो जल्द से जल्द बेंगलोर से लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खोने के बाद अब वो क्या कर सकता था। उसने घर खाली कर दिया और अपने 3 साल के बच्चे के साथ बेंगलोर वापस चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद उस घर को छोड़ दिया गया और कुछ लोगों ने उस छोड़े हुए घर का फायदा उठाने और वहां रहने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी ज्यादा टिक नहीं पाता। जिनकी किस्मत अच्छी थी और जिन्होंने अकल से काम लिया वो तो बच गए, लेकिन बाकी लोगों के साथ वही हुआ जो इस बिजनेसमैन की पत्नी के साथ हुआ। इस घटना को 22 साल बीत चुके हैं और उस घर में आज तक 20 हत्याएं हो चुकी हैं। उस इलाके में रहने वाले लोग अमावस्या की रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते।
कुछ लोगों ने वहां उस घर में एक महिला की चीखने की आवाजें भी सुनी हैं, जो चिल्लाकर कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये आवाज उसी औरत की है, ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड रहती है कि समझ पाना मुश्किल है। वहां के लोग अभी भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं और रात में अपने बच्चों को उस सड़क से गुजरने नहीं देते। – 2011 में मेरे दोस्त की बहन ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें कैंपस में लड़कों और लड़कियों दोनों के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल थे। इस घटना में मान लीजिए कि मेरे दोस्त की बहन का नाम श्वेता है और जो लड़की श्वेता की रूममेट बनी उसका नाम प्रिया है। इन दोनों को ही एक साथ लड़कियों के हॉस्टल की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक कमरा मिला। कमरा 3 लोगों के साथ शेयर किया जाना था, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इनके कमरे में इनके साथ कोई तीसरी लड़की नहीं थी। श्वेता के कमरे में आने के दिन से ही कमरे का तीसरा बिस्तर और अलमारी खाली थी। पहला हफ्ता क्लासेस और असाइनमेंट्स के साथ नए शहर की खोज की वजह से काफी सामान्य था। यह दूसरे सप्ताह की बात थी जब प्रिया ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह कभी सोई दिखती ही नहीं थी। ऐसा अब मुश्किल से होता था कि श्वेता उससे बात कर पाती, क्योंकि उसकी नींद का चक्र उल्टा हो चुका था। वो रातों को जागती और दिन में सोती। जागने पर भी वो बहुत कम बोलने लगी थी। ये तब तक चलता रहा जब तक कि एक रात श्वेता अचानक जाग गई और उसने देखा कमरे में लाइट्स जल रही थी और प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके बाल खुले और फैले हुए थे और उसकी किताब उसके सामने खुली लेकिन उल्टी रखी हुई थी। श्वेता ने प्रिया का नाम पुकारा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार, जोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस बार जब श्वेता ने इतने जोर से पुकारा कि उनके पड़ोसी भी जाग जाएं, तो प्रिया ने सिर ऊपर किया और श्वेता को देखा। श्वेता के लिए यह भयानक नजारा था। प्रिया की आंखें खुली हुई और लाल थीं। उसने फुसफुसाते हुए बस इतना कहा, सो जाओ। यह श्वेता को डराने के लिए काफी था। वो किसी तरह 6 बजे तक लेटी रही। अगले दिन जैसे ही उसकी क्लासेस खत्म हुई, वो अपना कमरा बदलने की रिक्वेस्ट करने के लिए वार्डन के ऑफिस गई। जब वार्डन ने उससे कमरा बदलने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि प्रिया के साथ रहना कितना अजीब होता जा रहा था और कल रात प्रिया ने उसे किस तरह डरा दिया। वार्डन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई नहीं है। सच तो ये है कि पहले दिन से ही तुम्हें कोई रूम पार्टनर दिया ही नहीं गया था।